तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके कुछ फार्मूलाज जो ऑलरेडी हम लोग ने किया हुआ पहले भी, तो रिवाइज तो करने में क्या जा रहा है, रिवाइज कर लेंगे तो न्यूमेरिकल थोड़े और अच्छे लगने लगेंगे, क्वेश्चन आंसर थोड़ा तेज़ी से सॉल्व होंगे। ठीक है ना। सो एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये जो दोनों चीज़ें हम लोग सॉल्यूशन ले रहे हैं, दोनों को मिलाकर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो पूरे जर्नी में 1 नंबर जो रहेगा, नंबर 1 वो सॉल्वेंट रहेगा, नंबर 2 जो रहेगा वो सॉल्यूट रहेगा, या ए सॉल्वेंट होगा, बी सॉल्यूट होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। देखो तो ये कैसे, अगर कन्फ्यूजन से बचने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कैसे ऐसे करें, सोचो ज़रा सा। सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्वेंट मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी है, सॉल्यूट मतलब जो कम क्वांटिटी है। अब हम लोग पहले क्या लेते हैं, अगर सॉल्यूशन बनाना हुआ, इसे चाय में बनानी, समझो चाय बनानी, चाय के लिए पहले क्या लोगे, पानी लोगे ना, शक्कर और चायपत्ती बाद में लोगे। पानी मतलब सॉल्वेंट पहले लिया तुमने, तो 1 नंबर हो जाएगा सॉल्वेंट, 2 नंबर हो जाएगा सॉल्यूट। ये लिख लो कहीं पर, 1 नंबर सॉल्वेंट, 2 नंबर सॉल्यूट, या ए सॉल्वेंट बी सॉल्यूट, पहले सॉल्वेंट बाद में सॉल्यूट। ये याद रखना, पहले सॉल्वेंट, पहले पानी लिया बाद में चायपत्ती डाली, समझे। ठीक है, तो ये हमने लिया सॉल्यूशन जो कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलके बन रहा है। सॉल्वेंट मतलब वाटर, सॉल्यूट मतलब छोटी क्वांटिटी शुगर। तो पहले क्या आता है, मतलब पहले वाटर लेंगे बाद में शुगर डालेंगे हम लोग। तो 1 या ए, पूरे जर्नी में, पूरे इस चैप्टर में 1 या ए सब स्क्रिप्ट अगर डिनोट कर रहे हैं तो वो सॉल्वेंट के लिए कर रहे हैं, या 2 या फिर बी, 2 नंबर 2 या फिर बी किसके लिए डिनोट कर रहे हैं, सॉल्यूट के लिए कर रहे हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, चलो ठीक है सर। नेक्स्ट, अब फॉर्मूले हम लोग रिवाइज करते हैं। सो जब दो हम लोग सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उनका जो कंपैरिजन है, ठीक है, सॉल्यूट का या सॉल्यूशन से या सॉल्वेंट से, तो मास बाई मास यानी डब्ल्यू, ठीक है ना, वेट बाई वेट। तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर लेंगे और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन नीचे लेंगे, सॉल्यूशन नीचे लेंगे, ठीक है ना, याद रखना। इनटू 100 करेंगे, परसेंटेज में बन जाएगा। देखो इसे ऑलरेडी पढ़ा हुआ तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा, मैं 10 मिनट के अंदर आपको खत्म करा दूंगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, तो यानी ग्राम में लेना है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जो भी परसेंटेज आएगा यानी सॉल्यूट और सॉल्यूशन ये किस में लेना है, मैं ग्राम में लेना है। अगर जैसे 2% है मतलब 2 ग्राम सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन पर। फिर मास बाई वॉल्यूम, ऊपर हम मास ले रहे हैं, नीचे क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम ले रहे हैं। तो मास बाई वॉल्यूम में मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर, देखो सॉल्यूट ऊपर है, यहाँ पर सॉल्यूट ऊपर है, नीचे सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे लेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम से किस में लेंगे, वॉल्यूम ग्राम में तो हो नहीं सकता है, तो वॉल्यूम हम लोग ml में लेंगे। किस में लेंगे, ml में लेंगे, अगर लीटर में थे तो ml बदल लेंगे। और ऊपर जो सॉल्यूट लेंगे वो ग्राम में लेंगे, तो ग्राम ml, ये चीज़ का खास ध्यान रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज, यानी वॉल्यूम का वॉल्यूम से ही कंपेरिजन है। ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन ही चल रहा है, तीनों में भी ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन चल रहा है। सॉल्यूशन वॉल्यूम ml में लेंगे और सॉल्यूट अगर ग्राम में ले रहे हैं तो, ठीक है ना। सॉरी ऊपर वॉल्यूम है ना, मतलब ml में ऊपर भी नीचे भी ml में, ठीक है ना, दोनों ही वॉल्यूम है, करेक्ट। नेक्स्ट देखो पार्ट्स पर मिलियन ppm, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों का मिक्सिंग सॉल्यूशन है, चलो मिनिमम 2 लोग का ले लें अगर, तो सबका कंपोनेंट मिलाकर टोटल नीचे लेंगे, इंटू 10 की पावर 6 करेंगे। परसेंटेज तो ना निकाल रहे हैं, इंटू 100 कर दोगे, 10 की पावर 6 करोगे तो पार्ट्स पर मिलियन आ जाएगा कि पर मिलियन कितने पार्ट हैं सॉल्यूट के इन सॉल्यूशन। तो अभी भी सॉल्यूट ऊपर है, सॉल्यूशन नीचे है, तो ये चीज़ का याद रखना। इसको मोल फ्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, काई ए, इसको काई से बोल देंगे, एक्स भी बोल दो आप, तो काई ए इज इक्वल टू एन ए। जो ए है ये सब स्क्रिप्ट है, छोटा सा ऐसे नीचे है, ऐसे करके काई ए इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, कुछ इस तरीके से है ये। ओके, काई ए ये सब स्क्रिप्ट है, ये कोई अलग से ये नहीं है, वेरिएबल नहीं है। तो ये होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट अपना कितना नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, या कितना कंटेन कर रहा है। ओके, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अगर हमें ए का निकालना है मोल फ्रैक्शन, अगर हमें सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट का मोल ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल सॉल्यूशन का मोल लिख देंगे, यानी एन ए प्लस एन बी, सॉल्वेंट का भी सॉल्यूट का भी
नंबर ऑफ मोल लिखेंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन ए सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन Na प्लस Nb में Na के कितने। इसी तरह Nb का भी ऐसे ही निकाल लेंगे, काई बी का भी ऐसे ही निकाल लेंगे कि मोल फ्रैक्शन अगर बी का चाहिए, सॉल्यूट का चाहिए, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल अपॉन नीचे टोटल सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि दोनों का मोल फ्रैक्शन जो भी आएगा, यानी इसका आंसर प्लस बी वाले का आंसर जो भी आएगा, दोनों मिला क्या होगा, 1 होगा भाई। दो फ्रैक्शन का अगर आउट ऑफ टोटल लेंगे तो 1 ही तो आएगा, है ना। फिर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट और हैं, मोलैरिटी एंड मोलाइलिटी। मोलाइलिटी बोलेंगे तो मोलैरिटी कैपिटल एम और मोलाइलिटी छोटा एम स्मॉल एम। मोलैरिटी मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। अभी भी देखो ऊपर सॉल्यूट है और नीचे क्या है, सॉल्यूशन है ना। अभी वही कहानी चल रही है, अभी भी वही कहानी चल रही है। सॉल्यूट ऊपर चल रहा है, सॉल्यूशन नीचे चल रहा है, लेकिन एक दो फॉर्मूले में चेंज होगा तो उस चीज़ का हम लोग नोटिस करेंगे। तो मोलैरिटी मतलब मोल्स ऑफ, अब मोलैरिटी कैपिटल में निकालना तो सॉल्यूट के मोल सॉल्यूशन में कितने हैं, मतलब एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल कितने हैं, एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल मतलब नंबर ऑफ मोल कितने हैं। ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार यूज होता है मोलैरिटी। तो ऊपर आएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर पर, या लीटर या फिर डीएम क्यूब, कुछ भी बोल लो, या तो लीटर में ले लो या तो देखो यहाँ पे एमएल की कहानी नहीं है, अब एमएल नहीं है यहाँ पर मोलैरिटी में। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर एमएल में दिया तो आपको लीटर में बदलना। तो मोलैरिटी एल आया, एल आया लीटर में लेना है, एल जो आया लीटर में लेना है, ठीक है। इसी तरह मोलैलिटी है तो ऊपर तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नीचे देख लो अब की बार आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब मोलैलिटी में दोनों, यहाँ पर तो देखो मोलैरिटी में तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, मोलैलिटी में मोल्स ऑफ, ठीक है, लेकिन मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इन लीटर, एल आ गया मोलैरिटी इन लीटर। लेकिन मोलैलिटी में ऊपर तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो पहली बार सॉल्वेंट का आया है यहाँ पर, हर जगह सॉल्यूशन आ रहा था। तो मोलैलिटी है ना, जैसे मैंने कल पिछली बार समझाया था, मोलैरिटी बड़ा भाई, मोलैलिटी तोतला छोटा भाई, है ना। तो इसको किलोग्राम में ही तुम ले लो भाई, बहुत छोटा सा है ना, इसको किलोग्राम में ले लो इसे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, सॉल्युबिलिटी यार कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी कंपोनेंट है, वो दूसरे सॉल्वेंट में कितना ज़्यादा मिक्स हो सकता है, ठीक है। इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना मिक्स हो रहा है, कितना डिजॉल्व हो रहा है, उसे बोलते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी। तो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, किसी भी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में किस पर डिपेंड करती है कि कोई सॉलिड जैसे शुगर है या फिर कोई NaCl है, वो वाटर में या लिक्विड में कितना घुल सकता है, कितना वो डिज़ोल्व हो सकता है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है कि नहीं है भाई। सॉल्यूट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है ना, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर में देख लो। अब देखो जैसे कि अगर हम बात करें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर की, तो पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट इन डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। पोलर से होगा, नॉन पोलर से डिजॉल्व होगा। इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर देखो, डिसोलेशन, ये देखो एक किसे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, दो हमारे हीट के कॉन्सेप्ट है। एंडोथर्मिक जहाँ पर हमें हीट देना पड़ रही हो, एक्सोथर्मिक बोले जहाँ पर हीट मिल रही, मतलब मिक्सिंग करने पे अगर हीट हमें देना पड़ रहा है, दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के लिए अगर हीट देना पड़ रहा है, एंडोथर्मिक बोलेंगे। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिजॉल्व होने में हीट निकल रहा है, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में जो हीट होता है पॉजिटिव, मतलब हमें देना पड़ता है। एक्सोथर्मिक की हीट मिलता है, हीट कम होता है, हीट रिलीज होता है, इसलिए माइनस डेल्टा हीट जो रहेगा, डेल्टा एच माइनस में रहेगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी जितनी, मतलब अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, कोई ऐसे कंपोनेंट हैं जहाँ पर डिज़ोल्व होने के लिए एंडोथर्मिक प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। कुछ ऐसे दो कंपोनेंट हैं जहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटती है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट, ठीक है। हाई इनकम्प्रेसिबल, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर का ऑलरेडी अगर कोई चीज़ सॉलिड में है तो वो पहले ही हाई
वो इनकम्प्रेसिबल कंप्रेस ज़्यादा किया जा नहीं सकता है, तो कुछ ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, गैस के लिए फ़र्क पड़ सकता है। अब देखो सॉलिड और गैस इन लिक्विड, अगर गैस को लिक्विड में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग देखिए चैप्टर को थोड़ा सा लिक्विड के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं कि हमारा सॉल्वेंट क्या है, पूरे चैप्टर में लिक्विड है। गैस को मिक्स करेंगे, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करेंगे, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करेंगे, ये इस पर ज़्यादा फोकस है हमारा। तो प्रेशर का इफेक्ट देखो, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज प्रेशर। देखो गैस में फ़र्क पड़ जाएगा यार, सॉलिड को अगर लिक्विड में घोलोगे तो प्रेशर कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी सॉलिड जो है ऑलरेडी हाईली कॉम्प्रेस है। अब उसको क्या और कॉम्प्रेस करोगे, क्या ज़्यादा प्रेशर दोगे। लेकिन गैस को लिक्विड में प्रेशराइज करोगे, जैसे एलपीजी या सीएनजी होती है लिक्विड में होती है, उसके अंदर गैस मिक्स हो, पूरी गैस ही होती है एक तरीके से, ठीक है। या फिर चलो बात कर लें अगर इसकी, हमारी जो कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसमें जो CO2 होती है वो काफ़ी हाई प्रेशर में सॉल्युबल होती है। हाई प्रेशर सॉल्युबल किया जाता है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक खोलोगे तो ऐसे थोड़ा ज़मीन में गिरा दोगे तो गैस इसमें से निकल जाती है, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है। बॉटल में जो भरा जाता है हाईली प्रेशराइज बॉटल में जो जगह रहती है, छोटी सी जगह बचती है, हाईली प्रेशराइज होती है, ठीक है। सारी चीज़ें देखो पूरे चैप्टर समझाएगी, तो मैं तो सिर्फ फॉर्मूला समझा रहा हूँ भाई यार, ठीक है। तो उस चीज़ को मत सोचना था ऊपर से क्यों जा रहा है, ऊपर से फॉर्मूला रिवीजन या तो आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, बस यही वजह है ऊपर से जा सकता है, अदरवाइज नहीं। हेनरी लॉ क्या कह रहे हैं देखो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज सॉल्यूशन, ठीक है। कह रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। मतलब कि प्रेशर का मोल फ्रैक्शन से, जो पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन से डायरेक्ट रिलेशन, जिसका जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, जिसका जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उसका पार्शियल प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे कि एक सॉल्यूशन है ना, एक सॉल्यूशन है, एग्जांपल ग्लूकोज और वाटर का है, समझो ग्लूकोज और वाटर का है। अब इसे ग्लूकोज के, तो ग्लूकोज के तो वो कम ही रहेंगे मोल फ्रैक्शन, अगर इन जनरल आप उसका सॉल्यूशन बनाओगे तो ग्लूकोज के पार्शियल मोल फ्रैक्शन कम होगा कंपेरेटिवली वाटर। तो जब तुम उसको उसमें जब वेपर प्रेशर आप निकालोगे तो वेपर प्रेशर उसका ग्लूकोज का कम रहेगा कंपेरेटिवली वाटर का, क्योंकि वाटर के मोल ज़्यादा है, वाटर का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है उस सॉल्यूशन में, तो वाटर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा वेपर प्रेशर बनाने में। वेपर प्रेशर मतलब जैसे कि आप कोई भी चीज़ है ना, आपने कोई भी रिएक्शन ये करवाया, आपने सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, तो आपने इसे समझो हीट दिया, जब हीट देंगे ऊपर से ढक्कन बंद कर दो, जब हीट देंगे उस ढक्कन में जो वेपर्स आएंगे, जो प्रेशर देंगे उस ढक्कन में, उसको बोला जाता है वेपर प्रेशर, ठीक है। इन जनरल मैं बता रहा हूँ। तो P इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन आएंगे, KH एक कॉन्स्टेंट लग जाएगा, KH दिस इज काई, तो KH क्या हो जाएगी, हेनरीज लॉ कांस्टेंट डिपेंड करता है मटेरियल पर, है ना, मटेरियल पर डिपेंड करे कौन से क्या कंपोनेंट है, किसकी क्या सॉल्युबिलिटी है, तो KH लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू, अलग अलग मटेरियल अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू होगी। और KH का इन्वर्सली रिलेशन सॉल्युबिलिटी से है, हाँ ये याद रखना, KH जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है उसका इन्वर्स रिलेशन है सॉल्युबिलिटी से, ठीक है ना, इन्वर्स रिलेशन है। तो ये चीज़ का याद रखना कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी किसी, या KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, जब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो KH घटेगा, ऐसा आप मान सकते हो। तो लेकिन टेम्परेचर और KH का क्या डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH बढ़ेगा, जब KH बढ़ जाएगा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सो एक्वेटिक स्पेसिस आर कंफर्टेबल विद इन कोल्ड वाटर। इसकी वजह यही है कि जो एक्वेटिक स्पेसिस हैं, लाइफ है, वो कोल्ड वाटर में क्या होते हैं, मतलब सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ का, इसकी रीजनिंग तो यार आती है, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, ठीक है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, या कुछ इस तरीके से सोडा बेस पे जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उसमें क्या है, बॉटल में सील किया जाता है, ऊपर एक गैस भरी आती है, फुल हाई प्रेशर में गैस भरी जाती है, हाई प्रेशर जो छोटा सा गैप नहीं होता है, हाई प्रेशराइज रखा जाता है, जिससे कि पूरे लिक्विड में प्रेशर बना रहे और अंदर जो भी CO2 या कोई भी गैस मिक्स है वो मिक्स रहे, सॉल्यूबल रहे। जैसे ढक्कन खोलोगे धीरे धीरे गैस को निकलने लगती है। अब देखो दूसरा, देखो इन डीप सी डाइविंग में, अगर डीप सी में कोई बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, समुद्र के नीचे जा रहा है, वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, अंदर हमारे जो ब्लड में N2 है, हमारे ब्लड में O2 है ना, गैसेस हैं अलग अलग, तो N2 अब जो हाई प्रेशर होगी तो N2 ज़्यादा सॉल्युबल होने लगेगी। हमारे जो फिलहाल तो नॉर्मल सॉल्युबिलिटी है ब्लड में N2 का, लेकिन जैसे और अंदर जाएंगे तो N2 ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगी। क्यों ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगी भाई, प्रेशर हाई सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, प्रेशर हाई सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, N2 बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा, जिसकी वजह से जैसे वो बाहर निकलेगा, व्हेनेवर डाइवर कम टू सरफेस प्रेशर वैसे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। पहले तो प्रेशर बहुत अंदर, सॉल्युबिलिटी बहुत हो गई अंदर,
नाइट्रोजन की ब्लड में। लेकिन जैसे ऊपर आएगा तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी घटने लगेगी, है ना। N2 बाहर, N2 रिलीज करने के लिए, मतलब वो ब्लड से बाहर आने के लिए सोचेगा। सो N2 रिलीज इन ब्लड एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ N2 इन ब्लड विच ब्लॉक कैपिलरीज इन, ठीक है। अब स्किन में क्या होता है, छोटे छोटे ना ऐसे ऐसे बबल ऐसे पड़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि N2 ना रिलीज होने लगती है। तो तुमने प्रेशर का डिफरेंस करती है ना, नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, वो ज़्यादा सॉल्युबल हो गई थी, ज़्यादा सॉल्युबल, ठीक है कोई बात नहीं, चलो N2 ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ओके है। लेकिन जैसे ऊपर आओगे आपने प्रेशर घट गया, है ना, जैसे ऊपर प्रेशर घट जाएगा तो N2 बाहर निकलने की कोशिश करें। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक में ढक्कन खोलो कैसे गैस बाहर आती है, वैसे जैसे कि हाई एल्टीट्यूड में भी यही होता है कि हाई एल्टीट्यूड जाएंगे वहाँ प्रेशर बहुत कम होता है, प्रेशर बहुत कम होता है तो O2 क्या होता है, थोड़ा सा O2 जो सॉल्युबल है उसकी सॉल्युबिलिटी घटेगी। किस सॉल्युबिलिटी घटेगी, किस सॉल्युबिलिटी कम होगी सर, भाई हाई एल्टीट्यूड में, पहाड़ों में हाई एल्टीट्यूड में प्रेशर कम होता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, मतलब ब्लड के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर का वो कम कर दिया हमने, तो O2 सॉल्युबिलिटी घटेगी, जिसे हमें एनोक्सिया, इस तरह थोड़ा चक्कर और इस तरह से हमें फीलिंग आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। तो ये सब किस बेस पर है, किसके लॉ के बेस पर है, सब हेनरीज के लॉ के बेस पर है, ठीक है। ये चीज़ को समझो ज़रा। फिर देखो नया दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट। तो जस्ट हम सिर्फ फॉर्मुलेज ही नहीं कर रहे हैं, पूरा मैं चैप्टर ही रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट, राउट लॉ ने क्या बताया कि फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, अगर कोई वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। कह रहे हैं कि जिसका जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उसका उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर आएगा, है। ये तो पढ़ा ही हम लोग ने वैसे भी कि मोल फ्रैक्शन, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा वो प्रेशर को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, ओवरऑल वेपर प्रेशर में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। मेरा मोल फ्रैक्शन जिसके भी कंपोनेंट ज़्यादा है वो ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा, है ना। ये तो सीधी बात है। तो ये बताया कि नया जो प्रेशर होगा प्योर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब बात समझो। अगर हम एक मिक्सचर में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं मिक्सचर ले लूँ, ग्लूकोज का ले लूँ, ठीक है ना, ग्लूकोज एंड वाटर का, ठीक है। अब हमें बताना है जो ऊपर वेपर प्रेशर बन रहा है, क्या बन रहा है, वेपर प्रेशर बन रहा है जो। अब वेपर प्रेशर ग्लूकोज का कितना है तो दोनों, वाटर भी है, ग्लूकोज का कितना है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उस ओवरऑल कंटेनर में, ग्लूकोज कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है। P1 इज इक्वल टू P0, मतलब प्योर प्रेशर ऑफ ग्लूकोज, अगर सिर्फ ग्लूकोज होता इनटू पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। दूसरा P2 के लिए P02, अगर सिर्फ अकेला ये होता, अभी ये तो किसकी बात हो रही, सॉल्यूशन की बात हो रही है कि इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट 1 का प्रेशर कितना है सॉल्यूशन में। तो कंपोनेंट 1 का प्रेशर कितना है, P01। अगर वो प्योर होता तो प्रेशर क्या होता उसका, इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। अब वैसे P2 की बताओ यार, पूरे सॉल्यूशन में P2 का कितना रोल है, तो कंपोनेंट 2 का कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है उस सॉल्यूशन में, दोनों मिलाकर। तो अगर वो अकेला होता, मतलब प्योर होता, तो कितना प्रेशर होता, इनटू Chi2। तो P01 मतलब VP ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, P02 वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 लिक्विड 2, ठीक है। तो ये बता रहा है। सो ये दोनों का सेपरेट क्या है, कंट्रीब्यूशन है। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, टोटल प्रेशर इस कंटेनर में, तो P1 प्लस P2, P1 का फॉर्मूला P01 Chi1, P2 का Chi1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 प्लस Pi2, ठीक है। वैसे मैंने ग्लूकोज एग्जांपल ले लिया, ग्लूकोज नहीं लेना चाहिए था मुझे, एग्जांपल लेने 2 लिक्विड का लेना चाहिए था, वेपर प्रेशर उसमें ज़्यादा ठीक रहता है ना एग्जांपल देने के लिए। तो P02 Chi2, ठीक है। अब देखो P01 P02 Chi1 Chi2। अब P01 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको Chi1 को कैसे लिख सकते हैं, क्या Chi1 1 माइनस Chi2 नहीं हो जाएगा भाई। मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 को हम कैसे इक्वेट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन 1 को 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, भाई दोनों मिला के 1 बनेंगे। 2 फ्रैक्शन टोटल कितना मैंने बताया था, 1 बताया था कि 2 फ्रैक्शन है, 2 ही लोग हैं, तो दोनों का टोटल कितना 1 होगा। तो ठीक है, एक को उधर भेज दोगे, माइनस हो जाएगा 1 से। तो हमने क्या लिख दिया, पूरे टर्म को मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 में ही लिख दिया। तो टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा,
पी नॉट वन, इसमें से क्या करो, इन दोनों में से इसको कॉमन ले लो, मोल फ्रैक्शन टू कॉमन ले लो, ठीक है, प्लस पी नॉट टू माइनस पी नॉट वन मोल फ्रैक्शन ऑफ टू। ये फाइनली फार्मूला आ गया डेल्टन लॉ, इसी को बोलेंगे किसी भी कंटेनर में वेपर प्रेशर कितना है टोटल। तो पी नॉट वन, पी नॉट मतलब प्योर लिक्विड का, अगर ओनली वन लिक्विड है तब उसका प्रेशर कितना होता, ये होता है पी नॉट वन, प्लस इन ब्रैकेट पी नॉट टू माइनस पी नॉट वन काई टू मोल फ्रैक्शन ऑफ टू। ठीक, अगर इसके ग्राफ से समझेंगे हम लोग, यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि इधर पे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड वन का वन ही है और टू का क्या है, ज़ीरो है। मतलब सिर्फ यहाँ पर कौन मौजूद है, सिर्फ एक ही लिक्विड मौजूद है। अभी हमने मिक्स नहीं किया है, दूसरा वाला ज़ीरो है, इसके दूसरे का मोल फ्रैक्शन है ही नहीं। तो जो भी प्रेशर कंटेनर में होगा, हाईएस्ट प्रेशर होगा, वो प्योर लिक्विड का ही होगा, पहले वाले लिक्विड का ही होगा, दूसरा वाला है कहाँ, दूसरा वाला तो है ही नहीं, अभी यहाँ पे ज़ीरो है दूसरे का। जैसे जैसे मिक्सिंग करते आ रहे हैं, दूसरा वाला मोल फ्रैक्शन में बढ़ाते आ रहे हैं, तो देखो इसका है ना प्रेशर कम होता जाएगा, प्योर वाले कम होता जाएगा और टू वाला बीच में इन्वॉल्व होता जाएगा। फिर एक पॉइंट में आएगा, हमने वन को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, सिर्फ टू ही वाला हमारा लिक्विड है, लिक्विड टू ही बचा है, तो मतलब जो मोल फ्रैक्शन है टू का पूरा वन है, पहला वाला है ही नहीं, पहला वाला बचा ही नहीं। तो फिर पूरे कंटेनर में जो प्रेशर होगा वो सिर्फ टू का ही बचेगा, मतलब लिक्विड प्योर वाला हो गया ना। तो जहाँ पर दोनों का मिक्सिंग हो रही है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में, वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों का जो प्रेशर है वो बराबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ ये देखो दोनों प्रेशर क्या कर रहे हैं, बराबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में आके, ठीक है। और ये जो दो लाइन मिला दोगे, यही क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर जो हमने यहाँ से निकाला, ये दो लाइन, ये टोटल प्रेशर की लाइन आ गई, ठीक है ना। ये टोटल प्रेशर एट ए पॉइंट, जैसे यहाँ पर मोल फ्रैक्शन वन कितना है, मोल फ्रैक्शन टू कितना है, यहाँ तो टोटल प्रेशर यहाँ इतना आ जाएगा। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन वन कितना है, मोल फ्रैक्शन टू कितना है, इन दोनों का मोल फ्रैक्शन कितने हैं, तो यहाँ पर सिर्फ टू का प्रेशर आ जाएगा। तो ठीक है, दोनों का मिला के किसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, उस हिसाब से यहाँ पे देखोगे आप टोटल प्रेशर बदलता जाएगा। खैर ये सारी चीज़ें हमने सीखी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद Y1 Y2 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, तो हमें पता ही है कि प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो P1 अपॉन टोटल P हो जाएगा, और Y2 निकालना है तो P2 अपॉन टोटल P आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब प्रेशर कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है कंपैरेटिवली। इसके बाद देखो राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। ये जो हमने ग्राफ पढ़ा है किसका पढ़ा है, राउल्ट लॉ का पढ़ा हुआ है। अब हेनरी और राउल्ट लॉ आपस में क्या बता रहे हैं भाई, हेनरी भी तो यही कह रहा था कुछ हेनरी क्या कह रहा था कि प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो अब इसमें आपस में क्या लिंकिंग कर सकते हैं, आपस में ये लिंक कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये राउल्ट लॉ ने बताया कि एक सॉल्यूशन में लिक्विड वन का हमें प्रेशर चाहिए, तो लिक्विड वन अगर प्योर है तो उसका प्रेशर कितना है इनटू उसका मोल फ्रैक्शन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा उस सॉल्यूशन में लिक्विड वन का, ठीक है। हेनरी क्या कह रहे हैं, हेनरी कह रहे हैं इन ए सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इन वन कंपोनेंट वॉलेटाइल एग्जिस्ट एज गैस, अगर वॉलेटाइल है तो P इज इक्वल टू KX इंटू काई आ जाएगा, ठीक है। ये बताया गया व्हेन KH बिकम इक्वल टू P01 राउल्ट लॉ बिकम स्पेशल केस, ठीक है। तो जब ये कि जब मोल फ्रैक्शन यानी कि अगर मोल फ्रैक्शन वन है तो P01 और P के बराबर हो जाएगा, K के बराबर हो जाएगा, बोला KH के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या है, हेनरी राउल्ट लॉ बिकम स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे एक स्पेशल केस बन जाता है कि यार ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। अब देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। देखो ये जो बात थी ये सब आइडियल सॉल्यूशन थे, ये ग्राफ था क्या था, आइडियल सॉल्यूशन, ओके। ये ग्राफ किसका था, आइडियल सॉल्यूशन का। अब हम बात किसकी करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है करें, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल आपको सब पता है सारी चीज़ें। तो पॉजिटिव डेविएशन कब आएगा, नेगेटिव डेविएशन कब आएगा, देखो जब जो लाइन बेसिक लाइन जो दिख रहा है ना बाय डिफ़ॉल्ट उससे थोड़ा ऊपर चला जाए, यहाँ पे इससे ऊपर आ जाए, यहाँ पे इससे प्रेशर सब में देखो बढ़ रहा है ना, बाय डिफ़ॉल्ट से प्रेशर बढ़ रहा है, उसे बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। जब बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो ग्राफ था हमारा, अगर सारी लाइनें सारे कर्व है ना नीचे आ जाए, सारे कर्व क्या आ जाए, देखो ये इससे नीचे हो गया, ये इससे नीचे हो गया, ये इससे नीचे हो गया, देख रहे हो दोनों में,
ठीक है। तो हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे? नेगेटिव डेविएशन। देखो अगर ए बी दो जो पार्टिकल्स हैं, अगर उनकी बॉन्डिंग जो है कम है अपने ओन बॉन्डिंग से, ए पहले तो बहुत अच्छा चिपका हुआ था, बी आपस में बहुत अच्छा चिपका हुआ था, लेकिन दोनों को जब मिक्स किया और ए बी बनाया हमने, तो ए बी उतने अच्छे से चिपक नहीं रहे हैं, ए बी उतने अच्छे से चिपक नहीं रहे हैं, तब प्रेशर बढ़ जाएगा। इंटरेक्शन जो है ए बी का क्रॉस जो इंटरेक्शन है वो कम है कंपेरेटिवली जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से थे। ए जो आपस में थे, बी आपस में बहुत अच्छे चिपके हुए, लेकिन दोनों की जब मिक्स की और जब ए और बी को आपस में चिपकाने की कोशिश की, उतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तब प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उनके वो ज़्यादा क्लोज नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। हीट हम पॉजिटिव रहेगी, हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी इनको चिपकाने के लिए आपस में। जब हम हीट देते हैं तो डेल्टा एच आता है हमारा पॉजिटिव, याद रखना। हीट देनी पड़ रही है हमें इनको आपस में बॉन्डिंग कराने के लिए, क्योंकि बॉन्डिंग ईजी हो नहीं पा रहे हैं, तो जो प्रेशर होगा वो थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा इनका, ओवरऑल भी इनका सेपरेट भी, ठीक है। जैसे एथेनॉल एसीटोन या CH2 एसीटोन या मिथेनॉल वाटर, या आपस में क्या है, या आपस में मतलब इनका अपना तो अच्छा बॉन्डिंग था, एथेनॉल का एथेनॉल से अच्छा बॉन्डिंग था, एसीटोन का एसीटोन से अच्छा बॉन्डिंग था, लेकिन जब दोनों को मिलाने की कोशिश तो अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पा रही थी, जिससे कि प्रेशर जो वेपर प्रेशर था इनका बढ़ा हुआ आ रहा था, ठीक है। याद रखना H मिक्स पॉजिटिव और वॉल्यूम भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। वॉल्यूम पॉजिटिव क्यों रहेगा? क्योंकि भाई पहले ए बहुत अच्छे से चिपके हुए थे, बी आपस में अच्छे चिपके हुए थे, जगह कम ले रहे थे। जब ए और बी को मिलाया आपस में, तो ए बी उतने अच्छे से चिपक नहीं रहे, अच्छा बॉन्डिंग नहीं बना रहे, थोड़ा दूर दूर है, मतलब वॉल्यूम पॉजिटिव रहेगा। डेल्टा जो वी रहेगा पहले से इसको 30 हमने लिया था 30 मीटर क्यूब या 30 लीटर, ये लिया 50 लीटर, 30 और 50 80 लीटर हो गया था, ठीक है। जब दोनों को मिलाएंगे तो 80 लीटर नहीं दिखा रहा है, थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, 85 लीटर दिखा रहा है दोनों का सॉल्यूशन बनाने के बाद, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिखा रहा है, मास तो सेम रहेगा, मास तो कांस्टेंट है ना, लेकिन जगह ज़्यादा ले रहा था, वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिखा रहा था, तो वो इसलिए वॉल्यूम क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में क्या है? उल्टी कहानी। नेगेटिव डेविएशन में ए आपस में अच्छी मिक्सिंग नहीं थी और बी की आपस में अच्छा इंट्रैक्शन नहीं था, इनका खुद का आपस में इंट्रैक्शन अच्छा नहीं था, लेकिन ए को बी मिला, बी को ए मिला, इसमें मस्त इंट्रैक्शन बना लिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाए? कम हो जाएगा, हीट ज़्यादा देनी नहीं पड़ेगी, हीट उल्टा रिलीज़ कर देगा ए बी आपस में पहले से चिपके जा रहे हैं, खुद ही से चिपके जा रहे हैं आपस में, हीट रिलीज़ कर देगी, हीट निगेटिव आ जाएगी, हीट रिलीज़ होना मतलब निगेटिव, हमें हीट देना पड़ रहा है सिस्टम को, तो मतलब पॉजिटिव इन केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो डेल्टा वी जो रहेगा निगेटिव आ जाए, क्योंकि पहले 30 + 50 80 जो लीटर था, वो जब आपस में हमने इनका घोल बनाया, इनका सॉल्यूशन बनाया, तो यार वो कम हो गया, 75 लीटर ही हो गया, क्योंकि ए और बी के मॉलिक्यूल आपस में क्रॉस होकर बहुत ज़्यादा अच्छे से चिपक गए, ठीक है ना। इसीलिए वॉल्यूम जो रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम रहेगा वो निगेटिव में आएगा, पहले वॉल्यूम ज़्यादा बाद में कम, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो निगेटिव में आंसर आ जाएगा। तो जो प्रेशर भी रहेगा वो ज़्यादा जल्दी से प्रेशर ही जनरेट नहीं कर पाएंगे इनका वेपर प्रेशर, क्योंकि आपस में चिपके हुए बहुत है, आपस में चिपके बहुत हैं, तो ओवरऑल प्रेशर सबके देखो इनका सेपरेट भी और टोटल भी प्रेशर ओवरऑल कम ही रहने वाला है, ठीक है। बाद में देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अगर सॉल्यूट जो पार्टिकल हैं यानी कि नॉन वोलेटाइल, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम लोग को 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। एक रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर, उसके बाद आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और उसके बाद ऑस्मेटिक प्रेशर पढ़ना है हमें, ठीक है। ये 4 टाइप की हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो ये प्रॉपर्टीज़ बताती ये है कि जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब सॉल्वेंट तो हमारा वाटर है, लेकिन जो ये है सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल, वो वेपर प्रेशर नहीं बना रहा है, वो वेपर नहीं बना पा रहा है, गर्म करने पर, प्रेशर देने पर या हीट देने पर वेपर नहीं बना पा रहा है। कौन सा? जैसे शुगर है, शुगर क्या है? नॉन वोलेटाइल है ना, शुगर की अपनी वजह से वेपर नहीं बनेंगे, पानी मिला दिया, पहले तो पानी अच्छा प्रेशर बना रहा है और जब शुगर मिला दिया तो कम प्रेशर बनाने लगा, ठीक है ना, क्योंकि नॉन वोलेटाइल था। तो क्या प्रॉपर्टी में कमी आ रही, देखो बहुत ध्यान से सुनो। P0 = वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और P क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P0 मतलब वेपर प्रेशर सॉल्वेंट, ठीक है ना। सो अगर हमें P निकालना है, किसी में वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन में, तो P0
पहले वाले के निकालने से क्या हो जाएगा, काई वन दैट इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इंटू पी नॉट, है ना। यही तो फॉर्मूला है हमारा कि अगर हमें लिक्विड वन का वेपर प्रेशर निकालना है, लिक्विड वन का वेपर केस में पी इज इक्वल टू उसका मोल फ्रैक्शन इंटू उसका प्योर वेपर प्रेशर, उसी का प्योर वेपर प्रेशर, तो ओवरऑल उसका प्रेशर आ जाएगा सॉल्वेंट में। तो पी टू के लिए इसी का वैसे कर देना फॉर्मूला, काई टू बाई पी नॉट कर देना। अब हमें भाई देखो यहाँ पे पी टू की तो एंट्री नहीं होनी है, सॉल्यूट की तो एंट्री होनी ही नहीं है वेपर प्रेशर के लिए, कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि नॉन वोलेटाइल है, ठीक है ना। तो P2 का कोई लॉजिक, P2 आना ही नहीं है, प्रेशर 2 होना ही नहीं है, 2 की वजह से प्रेशर वेपर प्रेशर बनेगा ही नहीं, क्योंकि जो सेकेंड टाइप का जो कंपोनेंट है वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। यानी जो भी करना है पहले वाले के लिए करना है। अब पहला वाला दूसरी वाले की वजह से डिस्टर्ब हुआ जा रहा है। पहला खुद का तो वेपर प्रेशर अच्छा था जब वो प्योर में था, लेकिन जैसे तुमने शुगर मिला दिया, नॉन वोलेटाइल चीज़ मिला दी, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका ओवरऑल वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब जो पहला अकेले में था अब 2 लोग मिलके थोड़ा और कमी हो जाएंगे, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, P इज इक्वल टू काई 1 बाई पी नॉट। अब हमने क्या किया, रिडक्शन इन Vp, यानी पी नॉट में से भाई पी नॉट ज़्यादा ही रहने वाला है, रिडक्शन इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि नॉन वोलेटाइल मिला दिया हमने। तो इसीलिए हमने क्या किया, पी नॉट जिसका वो ज़्यादा था पहले वेपर प्रेशर, माइनस क्या कर देंगे, पी कर देंगे, पी नॉट माइनस पी। तो यहाँ पर वही करेंगे, पी नॉट में पी की वैल्यू क्या है, काई 1 बाई पी नॉट है, तो पी नॉट में से काई 1 बाई पी नॉट, इसी को फॉलो अप करो, है ना। एक तरफ क्या लिखा, पी नॉट माइनस पी, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, पी नॉट, इसी की वैल्यू पी की वैल्यू क्या है, काई 1 बाई पी नॉट। तो यही तो हो गया ना रिडक्शन, भाई पी को हमने खोल दिया, इस पी को हमने ओपन कर दिया। अब पी नॉट माइनस पी मतलब डेल्टा पी होता है ना, तो पी नॉट कॉमन बाहर निकाले, 1 माइनस काई 1 बचा, पी नॉट इधर आ जाएगा तो डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्रेशर, पी नॉट नीचे आए 1 बाई काई 1 बचेगा, 1 माइनस काई 1 क्या है, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 क्या है, यही तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 है ना, 1 माइनस, अरे भाई 2 मोल फ्रैक्शन के टोटल क्या आता है, कि 2 ही लोग हैं सिर्फ, काई 1 प्लस काई 2 2 मोल फ्रैक्शन है, इनका टोटल 1 ही तो होगा। अगर भाई एक 0.8 है तो दूसरा 0.2 होगा, तभी तो 1 मतलब है ना मोल फ्रैक्शन में। तो काई 2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस काई 1 उधर भेज दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 उधर भेज दो, ठीक है। तो 1 माइनस काई 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, काई 2 लिख सकते हैं, बस वही लिख दिया हमने यहाँ पर, 1 माइनस काई 1 की जगह काई 2 लिख दिया। समझ गए भाई पी नॉट। अब इसको चाहो तो ऐसे ओपन भी कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन को कैसे ओपन करोगे, पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट, ये तो निकल, डेल्टा पी का मतलब क्या था, पी नॉट माइनस पी, है ना, अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, ये देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 ओपन कर दे, मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन दैट इज N1 प्लस N2, ठीक है। अब देखो मोल, अब यहाँ से क्या करो, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला डालो, N2 N1 का मोल फ्रैक्शन फार्मूला डालेंगे। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ मान लें कि डाइल्यूट में N2 की क्वांटिटी में सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है, सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या है, बहुत कम है। भाई अगर हमें समझो नमक डालना है पानी में, तो नमक की वैल्यू कितनी कम रहेगा मोल फ्रैक्शन या उसके नंबर ऑफ मोल्स, तब हम N2 के यहाँ पे अवॉइड कर देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, पी नॉट बाई माइनस पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, ये बन जाएगा। N2 मतलब N2 का फॉर्मूला बोलो, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास, N1 भी नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास गिवन ऑफ कंपोनेंट 1 अपॉन मोलर मास। तो ये लिखा मास गिवन मतलब N2 के लिए W2 अपॉन मोलर मास मतलब M2। फिर नीचे एक और डिवाइड आएगा तो उसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया है ना, नीचे N1 के लिए एक और डिवाइड आएगा, मास गिवन अपॉन मोलर मास, तो मास गिवन अपॉन मोलर मास रेसिप्रोकल कर दिया, मोलर मास ऊपर आ गया, मास गिवन 1 का नीचे आ गया। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा बन गया किसका, रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर का, ठीक है ना। तो मोलर मास गिवन अपॉन मोलर मास ऑफ 2 इंटू मास मोलर मास, मतलब मोलर मास ऑफ 1 अपॉन मास गिवन ऑफ 1, ये डिवाइड में है, डबल डिवाइड होगा, रेसिप्रोकल नहीं हो जाएगा। तो ये तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। फिर देखो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, भाई अगर तुम जैसे वाटर है, वाटर में अगर तुम शक्कर मिला दोगे, नॉन वोलेटाइल मिला दोगे, पहले वाटर बॉईल करो, अच्छा बॉईल हो रहा था, 100 में बॉईल हुआ जा रहा है, लेकिन जब तुम शुगर मिला दी तब वो 100 में बॉईल नहीं हो रहा है, वो इंक्रीज़ हुआ जा रहा है, मतलब बॉइलिंग तुम्हें ज़्यादा करनी पड़े, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ जा रहा है, ठीक है ना। तो पहले क्या था, सिर्फ अकेला जब सॉल्वेंट था, अकेला जब वाटर था, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट
समझो यहाँ पर था 101 पॉइंट, इसमें इस पेटीएम में समझो यहाँ पर था, ऐसे यहाँ पर था, यहाँ पर था, ठीक है ना। 100 टेम्परेचर है जो भी है वो ले लिया हमने, वाटर के 100 ले लिया, 100 में उबला आ रहा था। लेकिन जब हमने सॉल्यूशन बनाया, बीच में सॉल्यूट मिलाया, सॉल्यूट क्या था, नॉन वोलेटाइल था, तो बॉइलिंग पॉइंट घट के ब्लू वाली लाइन इधर बन जाएगी। और फिर जब लाइन को ऐसे खींचोगे देखो टेम्परेचर यहाँ आ जाएगा, इस तरह ये ऐसे गया, इस तरह आ गया, इस पर्टिकुलर प्रेशर में ऐसे लाइन गई, इस तरह आ गई, टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है ना। तो याद रखना चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू नया बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर बॉइलिंग पॉइंट, है ना। नया समझो 120 हो गया, पहले कितना 100 था, तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया, 120 माइनस 100 20 आ गया, ठीक है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब फॉर्मूला देखो, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ये देखो के बी सब स्क्रिप्ट है, ये सिंबल है, ठीक है। ये क्या है, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको एब्लोस्कोपिक भी बोलते हैं के को, ठीक है ना। कि अब अलग अलग मटेरियल में अलग अलग हो सकता है, मटेरियल मॉलिक्यूल्स अलग अलग उनके फॉर्म होते हैं, उनका स्ट्रक्चर होता है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी यानी के भी वैल्यू भी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। इसीलिए के कांस्टेंट वैल्यू दी है, डिपेंड करता है मटेरियल पर। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे। देखो यहाँ पे क्या हम कह रहे हैं कि जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी से। मोलैलिटी मतलब बताओ, मोलैलिटी मतलब, मोलैलिटी में यहाँ पे क्या आ रहा था, मोलैलिटी में सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट आ रहा था कि नहीं आ रहा था, है ना। तो मोलैलिटी से डायरेक्ट है, मोलैलिटी बढ़ेगी किसी की मोलैलिटी बढ़ेगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। तो अब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन हटाए तो एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा, दैट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट आएगा। तो मोलैलिटी को फॉर्मूला कैसे ओपन करोगे बताओ, के बी इंटू एम को कैसे ओपन करोगे बताओ, एम का फॉर्मूला बताओ, मोलैलिटी का फॉर्मूला बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसीलिए तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया ना ऊपर, तो सॉल्यूट यहाँ पर क्या है, नॉन वोलेटाइल है, यानी तुम जितना ज़्यादा सॉल्यूट मिलाओगे उतना बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क आ जाएगा। मोलैलिटी रिलेशन किसका बता रहा है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, यही रिलेशन बता रहा है मोलैलिटी। तो यानी कि यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट की वजह से बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा बढ़ता ही आ रहा है, पानी उबल ही नहीं पा रहा है, तुम इतनी इम्प्योरिटीज़ मिलाते जा रहे हो, इतने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते जा रहे हो, तो इसीलिए मोलैलिटी से इसका रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूट मतलब 2, मैंने कहा ए बी 1 2 बी मतलब 2, सॉल्यूट मतलब 2 है ना सॉल्यूट। तो मोलर अब एम का फॉर्मूला क्या रहेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल के लिए फॉर्मूला क्या है बताओ, बोलो, मास गिवन अपॉन मोलर मास, मास गिवन किसका, सॉल्यूट का, अपॉन मोलर मास सॉल्यूट का, ठीक है ना। यही होगा नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास, है ना, W2 बाई उसी का मोलर मास यानी M1, यही होगा ना। N2 ले लो, N2 मतलब सॉल्यूट की बात हो रही है, तो यही ले लिया हमने। अपॉन क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम, अपॉन क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम, तो अपॉन में ही ऐसे नीचे ही क्या हो जाएगा, वेट 1, सॉल्वेंट की बात हो रही है, यही फॉर्मूला है ना हमारा। ये देखो फॉर्मूला भाई, ऐसे देखो, यही फॉर्मूला है ना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो सॉल्वेंट किलोग्राम में क्या लिखोगे, W1 लिखोगे, मास ऑफ द सॉल्वेंट, लेकिन इसको हमने क्या किया, किलोग्राम में बदला, क्योंकि हमें किलोग्राम में चाहिए होता है। फॉर्मूला देख लो, हमें किस में चाहिए होता है, किलोग्राम में चाहिए होता है। ये देख लो, अगर बाई चांस ग्राम में दिया हो, किलोग्राम में सॉल्वेंट का बाई चांस ग्राम में दिया है तो डिवाइड बाई 1000 करेंगे किलोग्राम बदलने के लिए, ये डिवाइड बाई 1000 ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा। आ गई बात समझ में, आ गई सर, ठीक है। इसी तरह यही कहानी इसकी भी है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की भी यही कहानी है, ठीक है। कि अगर तुमने इम्प्योरिटीज़ या नॉन वोलेटाइल मिलाया, तो नॉन वोलेटाइल मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, नॉन वोलेटाइल मिलाने से क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। पहले 0 डिग्री में
वाटर बर्फ़ जमा जा रहा था, अब लेकिन तुमने कुछ और शुगर या ऐसे कुछ मिला दिया, अब वो 0 डिग्री में नहीं वो आइस फॉर्म करेगा, वो और माइनस में लेगा और कम में मतलब डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट पर। सो देखो ये तुम्हारा वेपर प्रेशर है, ये टेम्परेचर है। जैसे जैसे टेम्परेचर तुम घटाओगे तुम्हारा क्या होगा, लिक्विड है वो आइस फ्रीजिंग होने लगेगी, ठीक है। अब देखो अगर कोई लिक्विड है, लिक्विड को तुम्हें फ्रीज़ करना है तो ऐसे कम ऐसे पीछे जाओगे ना, टेम्परेचर कम करोगे, ऐसे करके इसका एक ग्राफ बनेगा। कोई ऑलरेडी फ्रोज़न में है उसको लिक्विड में ले आना है तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। देखो यहाँ पर देखो फ्रोज़न से अगर एक चीज़ ध्यान दोगे, सॉल्वेंट के लिए बात हो रही है, फ्रोज़न से लिक्विड बनाओगे ना तो इसका कर्व देखो थोड़ा सा ज़्यादा वर्टिकल है, लेकिन लिक्विड से आइस बनाओगे तो उसका कर्व देखो बहुत ज़्यादा फ्लैट टाइप का है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम करना पड़ता है, हमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम करना पड़ता है लिक्विड से सॉलिड बनाने में। लेकिन वही चीज़ सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो कम मतलब उतना ज़्यादा टेम्परेचर की बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। देख लो थोड़ा सा ज़्यादा वर्टिकल है यार ग्राफ, ये ज़्यादा वर्टिकल जैसा दिख रहा है, ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल जैसा दिख रहा है, बहुत मतलब इसके लिए इतना टेम्परेचर चाहिए। देखो इतना, ये स्लॉट देखो इतना चाहिए, है ना, इतना चाहिए। लेकिन अगर वही चीज़ फ्रोज़न है उसको तुम्हें लिक्विड बनाना है तो वो कम चाहिए उसके लिए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा वर्टिकल आ रहा है। तो किसी एक पॉइंट में मिल रहा है, मतलब वहाँ पर यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट है इसका, तो यहाँ पर उसका एक फ्रीजिंग से सॉलिड से लिक्विड बनने का पॉइंट है, और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है लिक्विड से सॉलिड बनने का पॉइंट आ गया। ये पर्टिकुलर वो टेम्परेचर मिल गया, ये टेम्परेचर मिल गया, ठीक है। इसको बोलते हैं TF0। क्या बोले TF0 कि यहाँ पर क्या बन रहा है, फ्रीज़ हुआ जा रहा है। क्या हुआ जा रहा है, फ्रीज़ हुआ जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमने कुछ सॉल्यूट मिलाया, मतलब सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन ग्राफ कुछ ऐसे आ गया, देखो ऐसे, और यहाँ पे आके मिल रहा है। देखो ये लाल वाला ब्लैक पे यहाँ आके मिल रहा है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट अब हमें यहाँ पे मिल रहा है। टेम्परेचर देखो पहले यहाँ मिल रहा था, अब यहाँ मिल रहा है, मतलब क्या हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो मैं और ज़्यादा फ्रीज में रखना पड़ेगा अगर इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं, ठीक है। तो कुल मिला के डेल्टा TF का मतलब TF0 माइनस TF। डेल्टा TB में क्या था, TB माइनस TB0 हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे अब TF0 बढ़ गया ना। टेम्परेचर जो फ्रीजिंग पॉइंट ओरिजिनल था वो ज़्यादा था, बाई डिफ़ॉल्ट इनिशियल वो ज़्यादा था, मतलब समझ लो 0 डिग्री में ही हुआ जा रहा था। अब ये -2 में आ गया, ये छोटा हो गया है, तो TF0 माइनस TF हो जाएगा, ठीक है ना। यानी चेंज इन, समझ गया ना ये, अगर चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए, चेंज इन क्या चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए, तो पहले कितना था, यानी ओनली फॉर सॉल्वेंट कितना था, फिर सॉल्यूशन पे कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस, वही चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अब देखो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट मोलैलिटी पे डिपेंड है। मोलैलिटी क्यों सर, मोलैलिटी भाई, मोलैलिटी में तो ही सॉल्यूट आ रहा है ना। सॉल्यूट सॉल्वेंट का रिलेशन किस में आ रहा है, मोलैलिटी में तो आ रहा है। इसलिए मोलैलिटी जितना ज़्यादा करोगे किसी भी सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा मोलैलिटी करोगे उतना तुम्हारा समझो, मतलब क्योंकि नॉन वोलेटाइल की बात हो रही ना यहाँ पे, नॉन वोलेटाइल है, ये फ्रीजिंग पॉइंट कम करे दे रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाए दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें करे दे रहा है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मोलैलिटी में आ रहा है। इसलिए मोलैलिटी का, ठीक है, ये कांस्टेंट हटाओगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ, कांस्टेंट लग जाएगा। तो KF क्या, मोलैर डिप्रेशन कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं स्टेरोस्कोपिक कांस्टेंट, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, मोलैर डिप्रेशन कांस्टेंट बोला जाता है KF। ये तुम्हें दिया रहेगा KF, ठीक है ना। सो अब इसकी यूनिट भी देख लो यार, ये यूनिट आती है, इसकी यूनिट क्या है देख लो, केल्विन किलोग्राम पर मोल है ना। तो वो तो तुम निकाल सकते हो, सबको उधर भेज दो, KF को एक साइड रखो तो अपने आप निकल आएगा। अब देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला ओपन करो, यहाँ से KF लगा रहने। मोलैलिटी मतलब क्या, मोलैलिटी फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो मास गिवन मतलब W2 क्यों, सॉल्यूट की बात हो रही है, अपॉन मोलर मास 2, फिर अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये W1 हो गया, डिवाइड बाई 1000 करेंगे, क्यों, किलोग्राम में बदलने के लिए ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। मोलर मास हमारा ग्राम में दिया होता है ना, तो ये जो इसको है ना तुम्हें किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। आगे बात समझ में आ गई सर, वही से पूरा तो सब समझाया हुआ है। चौथी जो प्रॉपर्टीज़ है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, ये ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर है। इसमें क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक सेमी के मतलब थोड़ा सा कुछ पास करने को दे रहा है सिर्फ, पूरा नहीं। फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन दैट इज ऑस्मोसिस, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, या तो नेचुरल है, सिंथेटिक है। सिंथेटिक है तो सेलोफेन से बना होता है, नहीं तो पिग ब्लैडर या पॉशमेंट से बना होता है ये नेचुरल, ठीक है ना। वो जो मटेरियल लगता है वो मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पर। तो होता क्या है इसमें, होता ये है कि यहाँ पर क्या है सॉल्वेंट है, यहाँ पर क्या है सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ऊपर दोनों में ही ऊपर क्या है बोलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ऊपर दोनों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट में क्या होगी, सॉल्वेंट है, क्या है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जब सॉल्यूशन की तरफ जाएगा तो ये इसको है ना रोकने की कोशिश करेगा, इसको क्या जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा, जो प्रेशर होगा वही क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सो द प्रेशर विच जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट का फ्लो रोकने के लिए, ठीक है ना, रोकने के लिए जो प्रेशर हमें चाहिए होता है जितना, उसी को बोलते हैं उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल सी आर टी। सी आर टी क्या है, सी है तुम्हारा मोलैरिटी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सी मतलब मोलैरिटी हो गया, यहाँ पर सी मोलैरिटी के लिए सी दिया हुआ है, ठीक है, इस फॉर्मूले में इसे एक्सप्रेस करने के लिए। N2/V, ठीक है। N2 का फॉर्मूला ओपन करोगे, N2 का फॉर्मूला क्या आएगा, मास गिवन अपॉन मोलर मास, वेट ऑफ 2 अपॉन M2 मोलर मास, है ना। 2 क्योंकि बात हो रही है सॉल्यूट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सॉल्यूट, ऊपर सॉल्यूट ही है ना, सॉल्यूट ऊपर सब में है, ठीक है। अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम नीचे ही इंटू RT, ठीक है ना। अब RT तो तुम्हारा कॉन्स्टेंट ही है ना। So it is used to determine the molar mass of micronucleus like protein and polymer. अब देखो बाद में रिवर्स ऑस्मोसिस की बात हो रही है। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, इफ ए प्रेशर लार्ज देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू सॉल्यूशन साइड हम अप्लाई कर रहे हैं। प्योर सॉल्वेंट फ्लो आउट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू दी सॉल्यूशन थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे ये तुम्हारा सॉल्ट प्लस वाटर है, मतलब सॉल्यूशन है, ये क्या है फ्रेश वाटर है। यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक प्रेशर पहले से जनरेट है, अब हम क्या करेंगे एक्स्ट्रा प्रेशर देंगे। जब एक्स्ट्रा प्रेशर देंगे तो क्या होगा कि जो प्योर सॉल्वेंट इसमें से इधर पास होने लगेगा, क्योंकि वो सॉल्यूट को रोकेगा ना, सेमी मेम्ब्रेबल क्या करेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वेरी सॉरी, मेरी टंग बहुत ट्विस्ट हो रही है, चलो मुझे नींद बहुत है, इसलिए शायद मेरी आंखें भी ठीक से नहीं खुल रही हैं। ओके, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट को रोकेगा, जब सॉल्यूट को रोकेगा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, पास होने लगेगा, ठीक है ना। सॉल्वेंट पास होने लगेगा, हमें फ्रेश वाटर मिलने लगेगा, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। इसके बाद देखो दो हमारे पास प्रोसेस होते हैं, एसोसिएशन डिसोसिएशन। जब हम डिसॉल्व करते हैं या तो मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे, मिक्स होंगे, या तो मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना, या तो मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे या तो डिसोसिएट होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन कहाँ पे यूज़ करते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर में हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे। तो एसोसिएशन मतलब इट लीड्स टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन। भाई एसोसिएट मतलब आपस में मिक्स हो गए ना, मिल गए, नॉट मिक्स, आपस में मिल गए, ज्वाइंट हो गए। जब ज्वाइंट हो जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल या मोल कम हो जाएंगे सॉल्यूशन में, क्योंकि एसोसिएट हो रहे हैं, यहाँ पे दो मोल आपस में एसोसिएट हुए जा रहे हैं। और डिसोसिएशन क्या होते हैं, डिसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल आपस में यानी जब सॉल्यूशन बनाएंगे बढ़ जाएंगे, मतलब ब्रेक हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। जब इंक्रीज़ हो जाएंगे एसोसिएट में डिक्रीज़ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और डिसोसिएट में बढ़ रहे हैं, इंक्रीज। डिसोसिएट डिक्रीज ना कर देना, डिसोसिएट डिक्रीज, मतलब टूटना, टूटे तो नंबर ऑफ मोल बढ़ जाएंगे,
जाएंगे, या ऐसे मतलब मिल गए नंबर ऑफ मोल घट जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ मोल घट रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घटा देगा, नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी। कैसे सर? देखो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया था फ्रीजिंग पॉइंट वाला लिया, समझो फ्रीजिंग पॉइंट वाला ले लो, ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, तुमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बोला सॉल्यूशन बनाया। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनेगा, और अगर एसोसिएशन हो गया, एसोसिएशन का मतलब नंबर ऑफ मोल कम हो गए, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन में कम हो गए, तो कम हो गए तो अच्छी बात है ना। नॉन वोलेटाइल की बात थी ना यहाँ पर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए देख रहे थे? नॉन वोलेटाइल के लिए देख रहे थे। सॉल्यूट तुम्हारा नॉन वोलेटाइल था, नंबर घट जाएंगे तो ओवरऑल इसको इफेक्ट कम डालेगा, ओवरऑल इसको इफेक्ट कम डालेगा, इम्प्योरिटीज तुम्हें कम लगेगी, है ना, क्योंकि सॉल्यूट कम हो गए। एक तरीके से ऐसे बोलने की बात, ऐसा बोल सकते हैं कि उसके नंबर ऑफ मोल कम हो गए, एसोसिएट हो गए ना, कम हो गए, तो नंबर ऑफ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ओवरऑल घटा दे। कैसे घटा के बता रहे हैं? देखो इस तरीके से भाई, आई इज इक्वल टू जो तुम्हारा वेंट हॉफ फैक्टर है, आई क्या बता रहे हैं? नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, या फिर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेट कॉलिगेटिव। भाई तुमने कैलकुलेट कुछ और की थी, लेकिन जब ऑब्जर्व किया तो कुछ और ही आ रहा है, क्योंकि एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा था, एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा था। ऊपर क्या आएगा? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नीचे कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कुल मिला के जब इसको मॉडिफाई करेंगे तो हर एक फॉर्मूले में आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आई KBM, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट आई इंटू KPM, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर CRT आई मल्टीप्लाई कर दो। अब आई +1 है कि बिलो 1 है, ये डिपेंड करता है एसोसिएशन और डिसोसिएशन में। अगर एसोसिएशन है तो आई बिलो 1 हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। अगर डिसोसिएशन है तो आई 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो डिसोसिएशन में 1 से ज़्यादा हो जाएगा आई, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखो मल्टीप्लाई होकर बढ़ ही जाएगी, मल्टीप्लाई होकर बढ़ जाएगी, कॉमन सेंस है ना। तो ये था तुम्हारा वेंट हॉफ फैक्टर। वैसे लेक्चर मैंने डिटेल में बनाया हुआ है, तो डिटेल्स में देख लोगे, अगर भूल गए हो तो ज़्यादा बेहतर होगा।